student, today I teach you class 7 subject संस्कृत व्याकरण. ओके, संस्कृत व्याकरण फर्स्ट चैप्टर संस्कृत वर्णमाला. संस्कृत वर्णमाला में आइए देखते हैं. संस्कृत वर्णमाला में फर्स्ट देखेंगे हम भाषाएं. लैंग्वेज मानव भाषा के विचारों को व्यक्त करने का एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने हृदय के भावों एवं विचारों को दूसरे मनुष्य के सामने प्रकट करता है. भाषा को प्रकट करने के दो साधन हैं. पहला है बोलकर, दूसरा है लिखकर. यानी हम भाषा को दो तरीके से प्रकट कर सकते हैं. भाषा के प्रयोग में हम अनेक वाक्यों का प्रयोग करते हैं, इसीलिए तो इन्हें हम अनेक वाक्यों के समूह से भाषा बनती है. वाक्यों में अनेक सार्थक शब्दों का प्रयोग होता है. शब्द वर्णों के समूह से बनते हैं, अतः वर्ण ही किसी भी भाषा का एक छोटा से छोटा मूल रूप होता है. इसे अक्षर कहते हैं. इस प्रकार वर्ण का दूसरा नाम अक्षर, यानी अक्षरों से मिलके बेटा शब्द बनता है, शब्द से मिलके वाक्य बनता है. ठीक है, और उसमें सार्थक शब्द होने चाहिए. भाषा दो तरीके से होता है, बोल के, लिख के. अब लिपि देखिए. लिपि यानी स्क्रिप्ट कैसी होती है? भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, यानी जो हम लोग लिखते हैं उसको प्रदान करने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिखित रूप लिपि कहलाती है. हिंदी तथा संस्कृत की लिपि देवनागरी है. यानी हमारी कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि. व्याकरण अब आइए ग्रामर में मुख्य रूप से. व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा का शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना सीखते हैं. अतः संस्कृत भाषा को सीखने के लिए इसके व्याकरण का होना परमावश्यक है. भाषा को समझने के लिए व्याकरण के इन तत्वों का ज्ञान अनिवार्य है. तो क्या क्या तत्व हैं इसमें? पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार. अब आइए देखते हैं इसमें पहले वर्ण विचार को. तो वर्ण विचार में क्या है? इसके अंतर्गत वर्ण, उनके आकार, उनका वर्गीकरण, उच्चारण स्थान, प्रयत्न आदि पर विचार किया जाता है. शब्द में देखिए, इसके अंतर्गत रूप, संरचना, प्रकृति, प्रत्यय आदि पर विचार किया जाता है. और वाक्य में इसके अंतर्गत वाक्यों की संरचना, वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद आदि पर विचार किया जाता है. ठीक है, हाँ बेटा. तो देखते हैं वर्ण विचार. अब वर्ण यानी पहले हम वर्ण पढ़ेंगे तब ना विचार आएगा. किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाली वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किया जा सके वह वर्ण या अक्षर होता है. जैसे अ प्लस क्षर कहलाता है. जैसे अ, आ, ई, उ, री, क, प, स ये सब क्या हैं? अक्षर हैं. यानी कोई भी एक अ से लेके ज्ञ तक ये सब अक्षर हैं बेटा. अब वर्ण भेद देखिए. लेटर यानी काइंड्स ऑफ लेटर, ये दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन. अ से लेके ज्ञ तक में हमको स्वर और व्यंजन दोनों में पढ़ना है. तो स्वर आइए. जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य अक्षर की सहायता न ली जाए वे स्वर कहलाते हैं. संस्कृत भाषा में कुल कितने स्वर होते हैं? कुल 13. यानी संस्कृत में कुल कितने स्वर होते हैं बेटा? 13. अ से लेके ओ तक. ठीक है, इसमें ऋषि भी है, री भी है. ये आप लोग देख लीजिएगा मुख्य रूप से. ठीक है, अब आइए स्वर के निम्नलिखित स्वर मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते? 3. ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर. यानी शॉर्ट, वावेल, लॉन्ग और प्रोट्रॉक्टेड. ठीक है, अब इसको आइए देखते हैं. तो ह्रस्व स्वर में ह्रस्व स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में अल्प यानी थोड़ा समय लगता है वे क्या हैं? ह्रस्व स्वर. ये संख्या में 5 हैं, अ, ई, उ और री और री. ठीक है, री, री. अब दीर्घ में देखिए, जिन स्वरों को उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगे, यानी थोड़ा सा ज़्यादा समय लगे बोलने में, वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं. संख्या में 8 हैं. जैसे आ, देखिए अ, आ समय लग रहा है ना इसमें, क्योंकि अ से मिल के बना है. आ मात्रा इसमें लग गया ज़्यादा. ई, उ, री, ए, ओ, औ. ठीक है, तो ये क्या है? दीर्घ स्वर. अब प्लूत में आइए. जब किसी को दूर से पुकारा जाता है, यानी दूर से, तब उसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उसे क्या कहलाता है? कहा जाता है प्लूत स्वर. यानी दीर्घ से भी ज़्यादा समय. जैसे ओम, हे राम, समय लग रहा है ना बेटा. तो ये हैं. ठीक है, तो व्यंजन में आइए. व्यंजन जिन वर्णों को उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं. ये संख्या में कितने होते हैं?
बेटा संख्या में ये तो व्यंजन कितने होते हैं, एक सेकेंड, हाँ अभी देखिए यह व्यंजन जो है यह बेटा यह संख्या में कितने होते हैं 33, यानी कितने होते हैं व्यंजन, व्यंजन कितने होते हैं 30, टोटल कितने व्यंजन 30 और स्वर कितना मैंने बताया 13, तो टोटल कितने हुए 46, अभी और आएंगे, अभी आप देखिएगा। तो व्यंजन टोटल कितने हुए 33। अब आइए, तो उच्चारण की दृष्टि से इसे भी 3 भागों में बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब देखिए इसमें क्या है, तो बेटा स्पर्श व्यंजन यानी देखिए म्यूट, जिसे हम छू के बिना बोले महसूस करें वो स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों को उच्चारण में जब जिह्वा मुख के किसी भाग का स्पर्श करती है, यानी जब हमारी जीभ मुख के किसी भाग का स्पर्श करती हो तो स्पर्श व्यंजन हम छूते हैं ना, ये संख्या में कितने होते हैं 25 यानी निम्नलिखित, और इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। तो ध्यान रखना बेटा, जब जीभ से टच हम बोलते हैं, जैसे प में जीभ नहीं च, ठीक है। तो आइए अब इसमें देखिए, तो प च जिसमें जिसमें जीभ यूज हो, ठीक है। अब नेक्स्ट स्पर्श व्यंजन हो गया। स्पर्श व्यंजन में देखिए इसमें फैमिली में बांट दिया गया है, क वर्ग ट च ट त प, क में क से अंग तक, च में च से इया, ट से अड़, त से न और प से म, ये स्पर्श व्यंजन है। आप छूइएगा क कहाँ टच हो रहा है, च ट एक ही जैसे फैमिली में, ठीक है। अब अंतस्थ व्यंजन देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु मुख के अंत भाग में स्थित होती है, यानी हवा तथा जिह्वा किसी विशेष भाग से नहीं टकराती है, तथा अंतस्थ वर्णों की उत्पत्ति होती संख्या में 4 होते हैं, य र ल व, ये क्या हैं अंतस्थ। अब उसमें में देखिए, उसमें में भी क्या है, प्राणवायु मुख से रगड़ खाकर निकलती हुई गर्म श्वास से बाहर आती है और इनमें ऊष्म व्यंजनों की उत्पत्ति होती है, संख्या में 4 हैं, स खटकोण वाला स, और फिर सरौता वाला स और हाँ, ठीक है, इतने हैं। तो बेटा उसमें व्यंजन भी आपने देख ली। देखिए अनुस्वार और विसर्ग न तो क्या है, अनुस्वार और विसर्ग न तो स्वर हैं न व्यंजन, क्यों, किंतु ये स्वरों के सहारे चलते हैं। स्वर और व्यंजन दोनों में इनका उपयोग होता है, जैसे अंग, रंग, अतः इन दोनों ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं, जिसका अर्थ योग न होने पर भी जो साथ रहे। अनुस्वार का चिन्ह ये है, विसर्ग का चिन्ह ये, और अनुनासिक इसे कहते हैं चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक, ठीक है। अनुस्वार में इस वर्ण के अंतर्गत प्राणवायु नासिका के द्वारा बाहर निकलती है, जैसे कंत, चंद्र, अंत नासिका के द्वारा निकल रही है ना। विसर्ग में देखिए इनका उच्चारण करते समय मुख से ह जैसी ध्वनि निकलती है, जैसे अंतः देव पाठ ह निकल रहा है ना। अब अनुनासिक इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसका उच्चारण अनुनास्वार से कुछ भिन्न होता है। इसके उच्चारण में प्राण वायु धीरे धीरे नाक से निकलती है और हल्की से ध्वनि करती है, जैसे पुष्की कोकिला नाक से हल्का हल्का निकल रही है, ठीक है। तो अनुनासिक कहते हैं। अब आइए उच्चारण स्थान में देखते हैं बेटा। वर्णों के उच्चारण के समय प्राणवायु श्वास नली से निकलकर जिह्वा के साथ टकराती हुई मित्र विवर के स्थान से अथवा नासिका नली के द्वार से बाहर निकलती है। इसे हम क्या कहते हैं, उच्चारण। उच्चारण स्थान देखिए, वर्णों के उच्चारण स्थान कंठ, तालु, मूर्धा। कैसे, कंठ यानी थ्रोट, प्राणवायु जब जिह्वा के साथ जीभ से स्पर्श करती है तो उसे कहते हैं, जैसे अ से लेके अंग तक, ठीक है। ये क्या है, कंठ वर्ण। तालु में देखिए, जब प्राणवायु श्वास नली से निकलकर जीभ के साथ मुख के ऊपरी गोल भाग तालु से स्पर्श करती है, तब इन वर्णों को उच्चारण, इन्हें तालव्य कहते हैं। तालव्य वर्ण जैसे ई, चु, छ, ज, छ, तो तालु हो गया। मूर्धा देखिए, ई तो जीभ की यूज हो रहा है इसमें, तालु वाले में। मूर्धा में देखिए, यानी रूफ ऑफ द माउथ, जब प्राणवायु श्वास नली से निकलकर श्वास नली जिह्वा के साथ दांतों के ऊपरी खुरदरे से स्पर्श करती है, यानी दांतों से, तब इन वर्णों को उच्चारण होता है। इसे मूर्धन्य भी कहते हैं बेटा, जैसे री, त, ठ, ड, ढ, ड़, ढ। इसमें देखिए दांत का यूज हो रहा है ना,
अब दंत में देखिए पूरी तरीके से अब दंत का यूज, जब प्राणवायु के साथ जिह्वा दांतों स्पर्श करती है तब इन वर्णों को उच्चारण होता है, इन्हें दंते वर्ण कहते हैं, जैसे त, थ, द, ध, न, ल, स। ठीक है। अब देखिए बेटा, ओष्ठ में यानी ओठ, जब प्राणवायु मुख विवर से निकलकर दोनों ओठों से स्पर्श करती है और दोनों ओठ मिलते और खुलते हैं तब ओष्ठ वर्णों को उच्चारण होता है, जैसे उ, प, फ, ब, भ, म। तो इसमें और उष्मा ध्वनि, तो इसमें क्या यूज हो रहा है? ओठ का ना। नासिका में देखिए नाक का, जब नासिका से निकलती है प्राणवायु तब उसे क्या कहते हैं? नासिक के वर्ण, जैसे अंग, ञ, अण, न, म और अनुस्वार, नाक का यूज हो रहा है ना। अब कंठ तालु देखिए, जब प्राणवायु जिह्वा के साथ यानी जीभ के साथ कंठ और तालु दोनों को स्पर्श करती है तब उन्हें कंठ तालव्य कहते हैं। ए जैसे ये दोनों वर्ण अ तथा ई, ए तथा अ प्लस ए ये वर्णों के सहयोग से बनते हैं। ठीक है। अब दंतोस्थ देखिए, दांत वाला, जब वायु श्वास नली से निकलकर जीभ के साथ यानी जिह्वा के साथ दांत तथा ओठों से स्पर्श करती है तब इन्हें दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं, जैसे व। ठीक है। अब उच्चारण स्थान तालिका में देखिए कैसे हम यूज करते हैं। कंठ में स्वर अ आ, तालु में ई, तो उस कंठ में अ आ, फिर क से लेके अंग तक विसर्ग भी है, स्पर्श व्यंजन तथा योगवा, अंतस्थ तथा हाँ, नामों का स्थान कंठ है। तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ, ताल। ठीक है। तो ये बेटा देख लीजिए पूरा, ये मैं पढ़ा ही चुका हूँ, च से लेकर यहाँ तक ताल, ट से अड़ तक मूर्धा, दंत से त से न तक और ओष्ठ प से लेके म तक। य, स, र, स, ल, स उष्मा ध्वनि अंतस्थ है। ठीक है। तालव्य मूर्धन्य मैंने पहले ही बताया ही, मूर्धन्य भी कहते हैं, तालु को तालव्य भी कहते हैं, दंत को दंत भी कहते हैं ना। चलिए, तो आपका ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हुआ बेटा। ओके, इसको अच्छे से बात कर लीजिए। ओके, थैंक